तो कीजिए ना। मैं और आज का जो बजट है वो भरोसे का बजट है, ऐसा दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वंदना राजपूत जी कांग्रेस से हैं और किरण बघेल हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं और महिला मोर्चा के हैं, और तपेश चंद्र गुप्ता जी हैं अर्थशास्त्री। आप सभी का बहुत स्वागत है। वंदना जी, आपके पास आएंगे, आपकी सरकार है और चूंकि भरोसे का बजट इसे नाम दिया गया, तो सबसे पहले यही बताइए कि भरोसे का बजट क्या है। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बहुत ही संवेदनशील हैं और वे छत्तीसगढ़ की जनता को और छत्तीसगढ़ के परिवेश को बहुत अच्छे से जानते एवं समझते हैं। और ये जो बजट होगा छत्तीसगढ़ की जनता के लिए और छत्तीसगढ़ के हित के लिए रहेगा, ये मेरे को पूरा आशा और विश्वास है। क्योंकि पिछले 4 साल में हम अगर देखते हैं तो पिछले 4 साल में छत्तीसगढ़ ने विकास की एक नई गाथा और एक नई परिभाषा दिया है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ के मॉडल के नाम से आज पूरे भारत में एक अलग पहचान बना लिया है। ये भूपेश बघेल की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज आप कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र में 2018 तक, मतलब पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार के समय पूरे 15 साल में जो कृषि ग्रोथ है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2.89% ग्रोथ था, जबकि कांग्रेस सरकार में सिर्फ और सिर्फ 4 साल में ये ग्रोथ बढ़ करके 5.93% बढ़ गया है। ये भूपेश बघेल के दूरगामी ही परिणाम है। जो आप देखेंगे कि लगातार जो बेरोजगारी दर है वो पूरे देश में सबसे कम है, सिर्फ और सिर्फ 0.1% है। तो आज जो छत्तीसगढ़ है एक नई गाथा और एक नई ऊंचाई की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये जो बजट आने वाला है, मुझे पूर्ण विश्वास है इस बजट में सभी के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। और जो ये बेलगाम महंगाई है, इस बेलगाम महंगाई में एक संजीवनी का काम करेगा इस छत्तीसगढ़ का बजट। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार को ये भरोसा है कि इस बजट के आने के बाद अगले चुनाव में जनता आपको चुन लेगी, ये भरोसा है कांग्रेस पार्टी को। तो मैं लौटूंगा फिर आपके पास एक रिएक्शन मैं अपने और प्रवक्ताओं से ले लूं, फिर डिटेल में और बात करेंगे। मैडम, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से महिला मोर्चा से किरण जी मौजूद हैं। किरण जी, कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं वंदना जी, वो कह रही हैं कि भरोसा है उन्हें इस बार के बजट पर कि ये बजट आएगा जनता के हित के लिए होगा। जो 4 साल का काम सरकार ने किया है उससे जरूर लोगों को संतुष्टि मिली है। एक नया मॉडल तैयार हुआ है, छत्तीसगढ़ मॉडल। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ये बजट कागजी बजट होगा, विदाई का बजट होगा। और ये कहना चाहिए कि पिछले 4 साल में ये सरकार कुछ खास नहीं कर पाई छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, उनके साथ न्याय नहीं कर पाई। तो मुझे लगता है कि ये एक चुनावी बजट है जो कि कुछ खास छत्तीसगढ़ की जनता के लिए नहीं कर पाएगी। और रही बात, वंदना जी छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर रही थी, तो मैं ये बताना चाहूंगी जो अभी आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया है जो कि एक काल्पनिक है। धरातल पर देखा जाए तो जो बजट पेश जो आंकड़े पेश किए गए हैं वे निराधार है, काल्पनिक है, संख्यात्मक नहीं है। कितने लोगों को बेरोजगार दिया गया है, कितने लोग बेरोजगार हैं, और जो केंद्र की योजनाएं संचालित हो रही है राज्य में और कितनी अनुदान केंद्र सरकार राज्य को दे रही है, उसका कोई भी उल्लेख, संख्यात्मक उल्लेख तक नहीं है। और एक बात वंदना जी को मैं ये बताना चाहूंगी कि अभी जो प्रति व्यक्ति 10% आय की बढ़ोतरी को लेकर जो कांग्रेसी नेता खुश रहे हैं, तो 2003 में जब हमारी सरकार थी, छत्तीसगढ़ राज्य जब बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था, तब 15 वर्षों में चुनौती भरे कार्यकाल में भी हमने आय प्रति व्यक्ति 18% की बढ़ोतरी की थी। तो आप देख सकते हैं कितना फासला है उनके आय की बढ़ोतरी और हमारे आय की बढ़ोतरी में। और जो छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करी वो तो अभी हिमाचल और बाकी चुनाव में आप देख चुके हैं किस तरह छत्तीसगढ़ मॉडल बाकी राज्यों में फेल है। तो मुझे लगता है जनता को जो धोखा देने का ये काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की सरकार, वो बहुत जल्द ही जनता को पता चल चुका है। और 4-6 महीने की बात है, क्योंकि इनके पास समय नहीं है काम करने का। अभी अप्रैल में बजट की घोषणा होगी, पैसे आते तक 3-4 महीने हो जाएंगे, बरसात चालू हो जाएगा, फिर आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो समय नहीं है। कुल मिलाकर ये चुनावी बजट होगा और धरातल पर इसका क्रियान्वयन होना असंभव है। ये सिर्फ कागजी बजट होगा।
किरण जी, मुझे लगता है कम से कम आप बजट आने तो दीजिए। ठीक है, आप विपक्ष हैं, आप विरोध कीजिए, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन कम से कम बजट तो आने दीजिए। हाँ, पिछले 4 साल की बातों को और आपकी सरकार के काम को आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन बजट को लेकर कम से कम थोड़ा इंतजार मुझे लगता है आपको धीरज रख के करना चाहिए। मैं आऊंगा मैडम, फिर आऊंगा आपके पास, बहुत लाजमी है। जी, मैं आऊंगा मैम। मैं आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर आप बात रख रही है, मैं समझ गया। तपेश जी हमारे साथ हैं, मैं उनसे जरूर जानना चाहूंगा, प्रदेश की जनता को प्लीज आप समझाएं सर, क्योंकि जब से प्रदेश बना है लगभग 12 गुने का बजट हो गया है, इसका आकार बहुत बढ़ गया है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का यह बजट होगा, अब लगभग 1.25 लाख करोड़ के आसपास का बजट होने की उम्मीद है। आर्थिक सर्वेक्षण से जो अंदेशा लग रहा है, जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर, वीडियोज में। तपेश जी, चूंकि जो चिंता व्यक्त की हमारी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रवक्ता ने, किरण जी ने, क्या वो स्वाभाविक है? चूंकि समय बिल्कुल कम है, इसमें कोई ज्यादा लाग लपेट नहीं रह गया, बहुत चुनाव आने वाले हैं, फिर आचार संहिता होगी, वो सब स्वाभाविक है, लेकिन क्या वाकई ऐसे समय में कोई भी सरकार, कोई भी सत्ताधारी दल जो कुछ भी घोषणा कर दे, फिर कुछ भी बोल दे, ऐसा स्वाभाविक है क्या? क्या लोगों के हित की बात नहीं करेंगे? जो सरकार 5 साल चली है, अब जो कम समय में ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट करने की कोशिश होनी चाहिए सरकार की। देखिए, 4 साल की उपलब्धियां और आखिरी वर्ष जो आखिरी बजट, ये पूर्णकालिक बजट है, कोई अंशकालीन बजट या राहत का बजट नहीं है। इस कारण सरकार ये चाहेगी कि अब तक जो अपने एजेंडा के अनुसार जिससे चुनाव लड़के वो आए थे, उसके अनुरूप जो चीजें पूर्ण नहीं है उसे पूर्ण कर दे। और वैसे भी हर बजट आशाओं से भरा हुआ रहता है और हर जनता बजट में कुछ न कुछ राहत की अपेक्षा करती है। अब रही बात ये बजट में क्या आ सकता है, तो इससे कोई बात नई नहीं है। भूपेश बघेल जी जैसे शुरू से ही किसानों के लिए और कृषि के लिए समर्पित रहे हैं, तो इसके लिए प्रावधान रहेगा। दूसरा, आत्मानंद स्कूल, स्वामी आत्मानंद जी की स्मृति में जो स्कूलों का संचालन हो रहा है, तो इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम भी आ जाएगा। IIT के बारे में उन्होंने कहा है हम खोलेंगे, तो वो भी खुलेगा। कुछ सामान्य कॉलेज भी खुलेंगे उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत भी कुछ संस्थान की स्थापना होगी और बहुत से मेडिकल के, नर्सिंग के हो सकते हैं या उससे संबंधित और कुछ एजुकेशन की चीज़ें आ सकती है, फार्मास्यूटिकल वगैरह के लिए भी, तो ये चीज़ें आ सकती है। युवकों को महंगाई भत्ता देने का उन्होंने पहले ही कह दिया है, तो उसका प्रावधान बजट में आएगा। कृषि उपज का समर्थन मूल्य भी जो उन्होंने कहा है कि हम बढ़ाएंगे, बोनस या किसी भी रूप में, तो उसको बढ़ाएंगे वो भी। फिर बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही गई है, वह भी होगा। कुछ जो समितियां हैं उसके उन्नयन की बात कही गई है, जैसे गौथान वगैरह के लिए कई संस्थानों में व्यापारिक केंद्र बनाने का, छोटे स्तर पे कुछ उद्योग, स्थानीय स्तर पे कुटीर उद्योग और स्थापित करने का, इन चीज़ों की पूर्ति इसमें हो सकती है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि तमाम आवश्यकताओं के साथ साथ अभी जोर सबसे ज़्यादा दिए जाने की आवश्यकता है, जिसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी विशेष तौर पे ध्यान लेंगे कि जिस प्रकार से सामाजिक सुरक्षा खंडित हो रही है, लगातार कर्मचारी अधिकारी आंदोलन पे चल रहे हैं, तो इनकी भी संतुष्टि के लिए, चाहे वो नियमितीकरण की घोषणा हो, चाहे उनके महंगाई भत्ते की बातें हो, चाहे उनके HRA की बातें हो, तो कर्मचारी अधिकारियों को भी संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा इस बजट में। महंगाई पर नियंत्रण कर पाना अब किसी के बस की बात नहीं है। मैं लगभग 45 वर्षों से बजट की समीक्षा करते आ रहा हूं, उसकी अध्ययन करते आ रहा हूं। मैंने किसी भी वर्ष महंगाई को नियंत्रण कर लिया गया, इसको मैंने कभी नहीं सुना। मुरारजी देसाई के समय ही सिर्फ 2 रुपए 10 पैसे किलो में, स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन का असर रहता है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वो महंगाई तो समय के साथ इन्फ्लेशन के प्रभाव में रहेगी। नहीं, वक्त के साथ तो महंगाई बढ़ती ही है, कभी कम नहीं होती महंगाई। इस कारण महंगाई का रोना या उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी करना मैं उसे उचित नहीं मानता। ये प्रगति का एक पर्याय है। जब जब मूल्य बढ़ता है, देखिए मंदी की स्थिति में बाजार क्रैश हो सकते हैं, पर महंगाई के दशा में बाजार कभी क्रैश नहीं होगा, आप ये देख के रख लीजिएगा। हमारा बुनियाद इतना मजबूत है छत्तीसगढ़ का, हम आर्थिक संसाधनों से इतने परिपूर्ण हैं। हमारे यहाँ खनिज है, हमारे यहाँ वनोपज है, हमारे यहाँ पर्याप्त जल है, हमारे यहाँ विद्युत के साधन पर्याप्त हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ का क्लाइमेट ना तो बहुत ठंडा है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा बरसात होती है। सभी चीज़ों का संतुलन है। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये एक सकारात्मक पर्यावरण मिलता है और हम 7 राज्यों से जुड़े हुए हैं।
भूमि मार्ग से जुड़े हुए हैं। इससे हमको अन्य आसपास के राज्यों से व्यापार मिलने की व्यापक संभावनाएं हैं। हमको उसके माध्यम से जीएसटी भी आ सकता है, उसके माध्यम से हमको अपनी जीएसटी मिल सकती है, रोजगार एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोगों को भेज सकते हैं, लोगों को ला सकते हैं, तकनीकी ज्ञान का सुविधाजनक तरीके से आदान प्रदान कर सकते हैं। तो हमको कोऑर्डिनेट करके चलने की आवश्यकता है राज्यों से मित्रवत। पर दुर्भाग्य से अभी कुछ कमजोरी हो गई होगी, कोई चूक हुई होगी कि इन सीमाओं पे अब स्मगलिंग होना शुरू हो गया। तो ये चीजें, ड्रग्स वगैरह की जो चीजें, नशीली दवाइयां आ रही है, इसको थोड़ा सा चेक करेंगे, ये निश्चित तौर पे करेंगे, समाज यही अपेक्षा कर रहा है। नक्सल नाम का जो कैंसर है वो भी कहीं प्रभावित करता है, और अगर सिर्फ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों या नक्सली गतिविधियों को एक साइड में कर दें थोड़ी देर के लिए, अगर हम उस पर चर्चा ना करें, तो जो बातें आपने, जिन संतुलन का आपने जिक्र किया, वाकई वो प्रदेश की प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए बहुत ही अपने आप में संपन्न है। लेकिन ये जो नक्सल नाम का कैंसर अभी छत्तीसगढ़ को नहीं छोड़ रहा है। देखिए सर, नक्सल कोई कैंसर नहीं है, नक्सल को भी नियंत्रण किया जा सकता है। जी, किया जा सकता है। यह है कि आज जरूर कहीं ना कहीं है, उस पर काम जरूर हुआ है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर उस पर एक्शन ले रहे, लेकिन थोड़ा बहुत असर उसका जरूर गाय बगाए देखने को मिल जाता है। संवाद की स्थिति बनने पे संतुलन होगा। जी बिल्कुल सर, वो करना भी पड़ेगा। वंदना जी, अभी चूंकि जिस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, अब तैयारी चल रही है सदन में, अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री ई बजट पेश करेंगे, टैबलेट के माध्यम से वो बजट भाषण पढ़ेंगे कि ये नया नवाचार होगा, यहाँ पर पेपरलेस होगा, पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश देने का प्रयास। जैसे कि चिंता व्यक्त कर रही हैं आपके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कि समय नहीं है आप लोगों के पास, तो ये समय नहीं है, इशारा कर रहा है कि चुनाव आ रहे हैं और आप लोगों को जाना पड़ेगा, ये शब्दों की मर्यादा में लपेट कर आपको इशारा दे रही हैं? देखिए, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। समय नहीं है तो समय किसके पास नहीं है, ये जानने और समझने की बात है। जी, समझाइए। आप देखेंगे आशीष जी कि पिछले जो बजट था, पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी के ने जो ऐतिहासिक बजट जो पेश किए थे, उसका दूरगामी परिणाम आज हमको देखने को मिल रहा है। जो कभी सोच भी नहीं समझ सकते थे कि एक गरीब और मजदूर वर्ग के बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षा प्राप्त करेंगे, उस सपनों को साकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। आज देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में आत्मानंद के 490 अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोले गए हैं, और उस 490 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में आज बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और सिर्फ यहाँ पर अंग्रेजी स्कूल की बात नहीं है, यहाँ पर जो हिंदी स्कूल है उनकी भी जो गुणवत्ता है उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि हमारा एक देश आगे तभी बढ़ सकता है जब हम अपने बच्चों का भविष्य सुधारेंगे। और भूपेश बघेल जी को बहुत अच्छे से पता है कि आप नींव ही मजबूत रखेंगे तब जाकर के हमारा जो मकान है वो मजबूत बनेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत अच्छे से पता है। और पहले की बजट देखेंगे, इसके कारण आज छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी दर है वो 0.8% है। पहले के बजट का ही परिणाम है कि आज किसानों को उपज का सबसे, आप देखेंगे देश में अगर सबसे अधिक दाम मिल रहा है वो छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रहा है। ये पहले बजट का ही परिणाम है कि आज 65 लघु वनोपज की खरीदी हो रहा है, जो आदिवासियों का इनकम का बहुत ही मुख्य स्रोत माना जाता है। ये बहुत पहले बजट का ही ये दूरगामी परिणाम है कि आज आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए स्वास्थ्य योजना के लिए बहुत सारे जो योजना लागू किए गए हैं। आप देखेंगे आशीष जी कि पहले जो महिलाएं होती थी या आदिवासी क्षेत्र की बात करते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य योजना का उतना अच्छे से संचालित नहीं करते थे, इसीलिए बहुत सारी महिलाओं को कुपोषण हो या निमोनिया हो, ये सारी चीजों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार इस छत्तीसगढ़ में 2018 से आए हैं, तब से आप देखेंगे कि आदिवासी क्षेत्रों में हमने हाट बाजार क्लिनिक योजना का शुभारंभ किया। ये बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि इस योजना के माध्यम से दूर दूर से आते हैं लोग, एक दिन हाट बाजार लगता है, मार्केट लगता है, उसमें लोग अपना सामान भी खरीदते हैं और अपना स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी ले लेते हैं। और अगर कुछ चीज की अगर परेशानी होता है तो उन लोगों को मुफ्त में, फ्री में दवा भी वहां पे मिलता है। वैसे अगर आप शहरी क्षेत्र के माध्यम से बात करते हैं तो शहरी क्षेत्र में आप देखेंगे कि यहाँ पर श्रम स्वास्थ्य योजना है, वहां हर बस्ती बस्ती में जा करके महिलाओं के लिए या हर वर्ग के लिए वहां पर जांच की विशेष व्यवस्था की गई है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं महिलाओं के लिए तो विशेष दाई दीदी क्लिनिक योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें विशेष टीम जो टीम होती है पूरी महिलाओं का होता है। क्या होती है कि बहुत सारी जगह में महिलाएं खुल करके अपनी बात नहीं रख पाती हैं। वंदना जी, आप जो बात कह रही हैं उसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा,
और पूछना चाहूँगा क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है? मध्य प्रदेश आपका पड़ोसी राज्य है और चूंकि पहले सब इस विषय को लेकर चर्चा कई बार हो चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार 1,000 रुपया महिलाओं को दे रही है। महिलाओं का जिक्र हुआ इसलिए मुझे ये बात ध्यान में आई है। क्या ऐसा भी कुछ प्रावधान हो सकता है इस बजट में? देखिए आशीष जी, 1,000 महिलाओं को दिए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप देखिए कि महंगाई किस तरह से बेलगाम है और 1,000 रुपये, सिर्फ 1,000 रुपये दे करके उनकी जो जख्म है उस पे मलहम देने का काम कर रहे हैं। क्या महिलाओं को इस वंदना जी, मैं आपके पास लौटूंगा, चर्चा को जारी रखेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बजट के लिए अपने घर से निकल चुके हैं और अब से कुछ ही देर में वे पहुंचेंगे। आज डायरेक्ट रोल आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश करने जाएंगे और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का काफिला यहां से रवाना हो रहा है। लगभग 1,15,000 करोड़ का ये पूरा बजट होगा और उसकी तैयारी पूरी तरह से की गई है। और आप देखिए काफिला है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, वो विधानसभा के लिए रवाना हो रहा है। इस बजट को आम जनता का बजट कहा जा रहा है और ये देखिए इसी गाड़ी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, वो बैठे हुए हैं और ये जा रहे हैं जहाँ से निकल चुके हैं हो रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि आज आम बजट पेश किया जाएगा और ये बड़ी बात यही है कि पूरी जो काफिला है वो विधानसभा के लिए रवाना हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये आम जनता का बजट होगा। इससे पहले भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह चुके हैं कि ये आम जनता का बजट होगा और चूंकि 2023 में चुनावी वर्ष है तो ऐसे में इसे समावेशी जो बजट है आम जनता का बजट कहा जा रहा है, जिसके इंतजार से ये आखिरी बजट है सरकार का, तो आज पेश करेंगे। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तिवारी तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। तो मुख्यमंत्री अब घर से निकल चुके हैं और अब से कुछ ही देर में वे सदन पहुंचेंगे और लगभग 12:30 बजे का जो समय है, लगभग 12:30 बजे का वो समय होगा जब मुख्यमंत्री अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू करेंगे। तो इस बजट भाषण से जुड़ी हर एक बात, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे और इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर हम चर्चा भी करेंगे अपने खास मेहमानों से और डिटेल में इसकी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। ये भी देखना अहम होगा कि बजट कितना होता है, कितना घाटा सरकार को हुआ, कैसे सरकार उस घाटे को कवर कर रही है और इस बार चूंकि चुनाव भी है इस साल, तो कितने बड़े महत्वपूर्ण बातें यहां पर सरकार के द्वारा किए जाते हैं। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, चर्चा आगे जारी रखेंगे।